उन तीन महिलाओं की जुनूनी पकड़ से बचने के लिए मैंने अपनी मौत का नाटक किया। इश्किन कभी इस युग का सबसे निर्विवाद लेजेंड था। कोई फैमिली बैकिंग नहीं, कोई लकी ब्रेक नहीं। अपने हाथ में सिर्फ 3 फुट की ब्लेड के साथ मैंने दुनिया के हर अन्याय को खत्म किया और मार्शल वे के शिखर तक पहुंचा। दुनिया मुझे मिस्टिक हेवंस का सोर्ड सोवरेन कहती थी, एक सहस्राब्दी में एक बार होने वाला जीनियस, तलवार का एक जीवित स्मारक। लेकिन उन तीन महिलाओं ने उस स्मारक को एक खजाने की तरह माना जिसे वे अपने पास रखना चाहती थी। उनमें से हर एक ऐसी इंसान थी जो अपना पैर पटक दे तो पूरी दुनिया 3 बार कांप जाए। फिर भी तीनों ने अपना जुनून सिर्फ बपटी के मुझ पर ही टिकाया। फेंग, वह एम्प्रेस जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठती थी, मेरे लिए अपने 3000 कंसोर्ट्स को छोड़ने और अपने पूरे साम्राज्य की स्थिरता को दांव पर लगाने के लिए तैयार थी ताकि वह अपना जीवन मेरे साथ बिता सके। लुओ किंग चेंग, वह डीमन जिसने सभी डार्क फोर्सेस पर राज किया, मेरे लिए पूरी राइटियस फैक्शन का कत्लेआम करने और पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार थी, बस मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। और मेरी मास्टर युन वेई शुई, जो ऊंचे स्वर्ग की प्राचीन बर्फ की तरह ठंडी थी, अपने उस दाव हार्ट को तोड़ने के लिए तैयार थी जिसकी उसने 300 साल तक रक्षा की थी ताकि वह मेरे साथ महान दाव की कल्टीवेशन कर सके। लेकिन मैं बस थक गया था। अंतहीन उलझन, दम घोंटने वाली भक्ति ने उस सोर्ड हार्ट को थका दिया था जो कभी केवल ब्लेड के लिए तरसता था। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा थका और बेड़ियों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने अपनी गरिमा से गिरने का एक शानदार नाटक रचा। बियॉन्ड द रियलम के डीमंस के खिलाफ एक लेजेंडरी बैटल में मैंने डीमन एम्परर को खत्म कर दिया और हम दोनों मारे गए। राख तक नहीं बची। उस दिन से मैंने वांग एर्नु नाम अपना लिया और दुनिया से गायब हो गया। कहीं दूर दराज के एक पुराने से सेक्ट में सर्वेंट की जॉब ले ली। हर दिन लकड़ी काटना और पानी ढोना बहुत खुशी की बात थी। लेकिन आज उन 3 पावर हाउसेस ने सच में एक साथ आने और मेरी मौत की जांच करने का फैसला किया और इसी बैकवाटर चिंगफोंग सेक्ट में अपना जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर बना लिया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वे तीनों साइड पर एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े न कर दें, यही एक चमत्कार होगा। तो वे साथ काम कैसे कर रही हैं? मैं भीड़ में घुल मिल गया और उन 3 भयानक महिलाओं को आसमान से उतरते हुए देख रहा था। एक के पास शाही ड्रैगन ऑरा था जो बेजोड़ था, एक डार्क डेमोनिक एनर्जी से ढकी हुई थी जो दुष्टता से मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, और आखिरी के पास एक ठंडी चुभने वाली सोर्ड इंटेंट थी जो शार्प और पारलौकिक थी। हम कमजोर कल्टीवेशन वाले शिष्यों ने दबाव में अपने घुटने टेक दिए और लहरों की तरह जमीन पर गिर गए। मैं बिल्कुल बीच में था, इसीलिए मैं भी उनके साथ नीचे गिर गया। सिर जितना हो सके उतना नीचे झुका हुआ था। आसमान से रोशनी की 3 लकीरें उतरी जो ट्रेनिंग ग्राउंड के प्लेटफॉर्म पर उतरी। रोशनी धुंधली हुई और 3 लुभावनी खूबसूरत महिलाएं सामने आईं। फेंक की भौहों के बीच एक नेचुरल कमांडिंग ऑरा था जो दुनिया को अपनी इच्छा से झुका सकता था। लुओ किंग चेंग की फिगर आकर्षक थी, जैसे दुनिया की हर चीज बस उसका खिलौना हो, और युन वेई शुई ने ठंडे शांत भाव पहन रखे थे, जैसे नश्वर दुनिया से अछूता कोई इमोर्टल हो। एम्प्रेस महामहिम का स्वागत है, डीमन लॉर्ड और इमोर्टल का भी। फेंग चियांगिंग ने उन पर एक नजर तक नहीं डाली। उसकी निगाह पूरी भीड़ पर दौड़ गई। मैंने अपना सिर और भी गहरा दफन कर लिया। काश मैं जमीन में गड्ढा खोदकर खुद को उसमें दफन कर पाता, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी मैंने उम्मीद की थी। वे 3 निगाहें जिन्होंने भीड़ को स्कैन करने के बाद तुरंत मेरी ताकत सोख ली थी, सभी एक ही जगह पर रुक गईं, बिल्कुल सटीकता के साथ मेरे पूरी तरह से साधारण चेहरे पर। मैं झटके में एक कदम पीछे हट गया, लगभग अपनी थंडर एस्केप तकनीक को एक्टिवेट करने और मौके पर भागने ही वाला था। सम्मानित अतिथि, आपके आगमन के लिए पूरे सेक्ट को साफ तलिया और तैयार कर दिया गया है। आपके रहने की जगह भी तैयार है। क्या आप पहले आराम करना चाहेंगी? फेंग चियांगिंग ने अपनी निगाहें हटाई और एक शांत ऊबती हुई नजर से मुझे देखा। युन वेई शुई की निगाहें मेरे चेहरे पर आधा सेकंड ज्यादा रुकी, लेकिन अंत में उन्होंने दूसरी तरफ देख लिया। मैंने एक लंबी धीमी सांस ली। ऐसा लगा जैसे मैं मौत के घाट से वापस आ गया हूँ। तुम रुक जाओ। मेरा दिल जो अभी शांत हुआ था सीधे मेरे गले में आ गया। यह मेरी मास्टर युन वेई शुई थी जिसने यह कहा था। मैंने सख्ती से अपना सिर उठाया और उसे अपनी ओर देखते हुए पाया। भीड़ की हर आंख, जिसमें फेंग और लुओ किंग चेंग शामिल थी, फिर से मुझ पर केंद्रित हो गई। इमोर्टल तुम्हें बुला रही हैं। वहां खड़े रहना बंद करो और आगे बढ़ो। जी जी, अभी आता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? इमोर्टल के जवाब में इसे वांग एर्नु कहते हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? 18। तुम चिंगफोंग सेक्ट में क्यों आए? मेरा परिवार गरीब है। मेरे घर वालों ने कहा कि सेक्ट में शामिल होने का मतलब खाना मिलना है। युन वेई शुई ने ठंडी नजरों से मुझे देखा। लुओ किंग चेंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, युन वेई, तुम कब से इस तरह के गांव के गनवार में दिलचस्पी लेने लगी? इमोर्टल लिंगवांग, अगर आपको किसी काम के लिए किसी की जरूरत है तो मेरे महल में देने के लिए बहुत से तेज कर्मचारी हैं। इस तरह के सुस्त और अनाड़ी के साथ क्यों परेशान होना? वे दोनों एक दूसरे के साथ खेल रही थीं, ऐसा नाटक कर रही थीं जैसे वे मेरा मजाक उड़ा रही हों, लेकिन असल में वे युन वेई शुई को परख रही थीं। जब ये 3 महिलाएं एक साथ आती थीं तो उनके कहे हर शब्द के पीछे एक छिपी हुई तलवार होती थी। तुम्हारे शरीर से जली हुई लकड़ी की गंध क्यों आ रही है? यह सुनकर मेरे दिमाग में 10,000 घोड़े दौड़ गए।
मैं हर दिन लकड़ी काटता हूँ। बेशक मुझ में लकड़ी जैसी गंध आएगी। आधे दिमाग वाले किसी भी व्यक्ति को ये पूछने की जरूरत नहीं होगी। इमोर्टल के जवाब में ये नौकर सिर्फ लकड़ी काटने वाला लड़का है। लकड़ी काटना तो फिर आओ उस सोर्ड टेस्टिंग स्टोन को वहां से काट दो। क्या तुम अभी सीरियस हो? उस चीज का इस्तेमाल इनर शिष्यों द्वारा अपनी सोर्ड ची का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। बेहद सख्त। कुल्हाड़ी तो छोड़ो, एक साधारण स्पिरिचुअल वेपन भी उस पर मुश्किल से एक खरोंच छोड़ पाता है, और वह चाहती है कि मैं एक नौकर उसे काट दूं। क्या वह सिर्फ मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही है? इमोर्टल, कोई रास्ता नहीं है कि मैं उसे काट सकूं। अगर मैंने सच में उसे काट दिया तो मेरा राज्य खुल जाएगा। अगर मैंने नहीं किया तो मैं आदेशों की अवज्ञा कर रहा हूं, जो और भी बुरा है। स्किल का उपयोग करना बहुत स्पष्ट है। मुझे ब्रूट फोर्स की जरूरत है, लेकिन वोंग एर्नु उतना मजबूत नहीं है। कभी कभी टोटल लूजर की तरह एक्ट करने के लिए आपको अपने आसपास के लूजर से सीखना पड़ता है। इसीलिए मैंने एक जोरदार चिल्लाहट निकाली, अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी घुमाई और पत्थर के किनारे पर जोर से वार किया। ओह नहीं! एक तेज दरार की आवाज आई। चिंगारियां हर तरफ उड़ गईं। ब्लैक आयरन स्टोन टस से मस नहीं हुआ, उस पर एक खरोंच तक नहीं आई, जबकि मेरे हाथ में कुल्हाड़ी 2 टुकड़ों में टूट गई। क्या ये आदमी मजाक है? कुल्हाड़ी से टेस्टिंग स्टोन को काटना? क्या वह पागल है? इन बेवकूफों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। युन, क्या यही वह लड़का है जिसे तुमने चुना है? मैं हंसी से मर रही हूँ। तुम एक चाकू भी सीधा नहीं पकड़ सकते। अपना पैर मत काट लेना। आज से तुम्हारा लकड़ी काटना बंद। आओ और मेरी पर्सनल सर्वेंट बन जाओ। पर्सनल सर्वेंट? यह प्लॉट पूरी तरह गलत है। इससे पहले कि मैं रिएक्ट भी कर पाता, फेंग और लुओ किंगचेंग भड़क गई। बिल्कुल नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? युन वेईशुई, किसी भी रैंडम गांव के लड़के को तुम्हारे करीब आने का कोई हक नहीं है। मुझे भी लगता है कि यह एक बुरा विचार है। यह बच्चा बेवकूफ लगता है। क्या होगा अगर वह किसी और के द्वारा भेजा गया जासूस हो? मुझे पहले उसकी सोल सर्च करने दो। ओह शिट! डीमन लॉर्ड लुओ किंग चेंग के आसपास होने से मेरी खोपड़ी में सनसनी होने लगी। अगर उसने मेरी सोल सर्च की तो मेरी टर्टल ब्रीथ और डिस्गाइजर स्किल उसे कभी धोखा नहीं दे पाएंगी। तुम उसे मेरे सामने मारना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, मैं बस उस आदमी के बारे में उत्सुक हूँ जिसने तुम्हारा ध्यान खींचा। मुझे आश्चर्य है कि उसकी आत्मा का स्वाद कैसा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? यह जगह अब मेरे शासन में है। मैं इस नौकर पर अपना दावा करती हूँ। इसे वापस महल ले जाओ। वह बेड पैंस के लिए एक बेहतरीन कर्मचारी बनेगा। युन वेईशुई के शब्द सुनकर मैं सिहर उठा। यह महिला बेरहम है। उसकी लकड़ी काटने ने मुझे एक पुराने दोस्त की याद दिला दी। चेनशिन, उसने प्रसिद्ध होने से पहले 3 साल तक लकड़ी काटी थी। उसका फॉर्म इस आदमी के समान है। पुराने दोस्त शब्द सुनते ही तनावपूर्ण माहौल तुरंत जम गया। मुझे लगा था कि मेरी एक्टिंग परफेक्ट थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके आसपास होने पर एक भी लापरवाह चाल मुझे फंसा देगी। लुओ किंग चेंग मेरे पास चली आई। उसने धीरे से अपनी उंगली से मेरी ठुड्डी उठाई, मुझे उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। मुझे देखने दो कि वह उसके जैसा कितना दिखता है। उसकी आंखें एक भांवर की तरह लग रही थीं, जो आपकी आत्मा को सीधे अंदर खींचने के लिए तैयार थीं। मैंने अपना सिर झुकाया और जवाब दिया, मुझे जीवन दान दें डीमन लॉर्ड, मेरी ऐसी हिम्मत नहीं होगी। फेंग ने ठंडे स्वर में उपहास किया। ऊपर देखो। मेरे पास ऊपर देखने के अलावा कोई चारा नहीं था, और मैं सीधे उसके शाही चेहरे में देख रहा था। उसकी आंखों ने मेरे चेहरे को इंच दर इंच स्कैन किया। उसने एक ठंडा फैसला सुनाया, चेहरा अलग है, आंखें भी, उसका ऑरा भी पूरी तरह से अलग है। युन वेईशुई ने शांत स्वर में कहा, शायद, लेकिन लुओ किंग चेंग इसे नहीं जाने देगी। उसने मेरी ठुड्डी को थोड़ा और जोर से दबाया। भले ही इन आंखों में स्पिरिट की कमी हो, रंग बिल्कुल उस पत्थर दिल आदमी जैसा है। दोनों का रंग दुर्लभ एम्बर है। दुनिया बहुत बड़ी है, एक जैसी आंखों वाले बहुत से लोग हैं। लुओ किंग चेंग मुस्कुराई। तो चलिए कुछ और चेक करते हैं। उसने अचानक मेरी ठुड्डी छोड़ दी और बिजली की तरह मेरी कलाई पकड़ ली। एक ठंडी डेमोनिक एनर्जी ने मेरी नसों को छेद दिया। मेरी टर्टल ब्रीथ तकनीक तुरंत मैक्स पर पहुंच गई। मेरी आखिरी सोर्ड एसेंस को मेरे कोर के अंदर गहराई में बंद कर दिया, जिससे मेरी नसों में केवल कमजोर और नगण्य ऊर्जा बची। ब्लॉक मेरिडियन, औसत दर्जे का टैलेंट। उसमें मुश्किल से ही कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है। क्या टोटल लूजर है? अब क्या तुम मानती हो कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? फेंक शांत रही, लेकिन तनावपूर्ण माहौल काफी कम हो गया। बोरिंग, बस एक बेकार दिखने वाला हमशक्ल। उसके साथ वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन फेंग अचानक बोली, रुको। वह सीधे मेरे पास आई। अपने ड्रैगन पाउच से एक सोर्ड टैसल निकाला, पूरी तरह से नॉर्थ सी आइस सिल्क से बुना हुआ। इसमें एक प्राचीन चिन्ह के साथ नक्काशीदार एक सफेद जेड पत्थर था। यह मेरी पुरानी तलवार एंटेंटेड का टैसल था। फेंग ने मुझे वह अनब्रेकेबल आइस सिल्क दिया था। वार्म जेड ने आत्मा को ठीक किया। ये मेरी तलवार के लिए एक परफेक्ट मैच था। मुझे याद है कि उस नकली मौत की लड़ाई के दौरान इसे पूरी तरह से असली दिखाने के लिए मैंने तलवार के साथ खुद को उड़ा लिया था, अपने शरीर और आत्मा को नष्ट कर दिया था। यह टैसल भी राख में बदल जाना चाहिए था। उसे यह कैसे मिला? फेंग की आवाज में एक दुर्लभ कमजोरी थी। यह तन्यान के खंडहरों में मिला था, उसकी आखिरी बची हुई चीज। उसने वह टैसल मेरी ओर बढ़ाया। इसे पकड़ो। मेरी खोपड़ी में फिर से सनसनी हुई। वह जेड साधारण नहीं था, यह एक सोल नर्चरिंग जेड था। इसमें मेरी कोर सोर्ड इंटेंट का एक अंश था। यह केवल मेरे लिए या मेरे वंश के लिए चमकता है। केवल मैं या मेरी सोर्ड इंटेंट साझा करने वाला कोई व्यक्ति ही इसे छूकर चमका सकता है। युन वेईशुई झांसा दे रही थी, लेकिन फेंग बिल्कुल
सीरियस थी। फेंग की आवाज ठंडी हो गई। इंपीरियल ड्रैगन ऑरा फिर से मुझ पर लॉक हो गया। क्या मैंने तुम्हें इसे लेने का आदेश दिया है? क्या तुम्हारी इनकार करने की हिम्मत है? मुझे महसूस हुआ कि अगर मैंने अभी फैसला नहीं किया तो मैं इस दबाव से कुचल जाऊंगा। लुओ किंग चेंग और युन वेई शुई ने भी मेरी ओर देखा। वे साफ देखना चाहती थीं कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। इस सोर्ड टैसल का सामना करते हुए मैंने धीरे धीरे अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा। टैसल से बस 1 इंच दूर ही था कि चीजें अचानक बदल गईं। एक काला तीर अचानक उड़कर आया। पलक झपकते ही मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैंने अपना हाथ जोर से बढ़ाया और गिरते हुए टैसल को पकड़ लिया। साथ ही मैंने अपने पैरों से धक्का दिया। एक बहुत ही अजीब तरीके से आगे की ओर छलांग लगाई, सीधे फेंक के पैरों से टकरा गया। जहरीला काला तीर उसकी गर्दन को छूते हुए निकल गया। बालों का एक गुच्छा काट दिया और पीछे के खंभे में गहरे तक जा धंसा। खंभा तुरंत काला हो गया। इस बीच मैं फेंक के पैरों के पास औंधे मुंह गिरा हुआ था, सोर्ड टैसल को कसकर पकड़े हुए। मेरी हथेली से एक ठंडी अनुभूति हुई, लेकिन अपेक्षित चमक कभी नहीं दिखी। यह बस मेरे हाथ में चुपचाप पड़ा रहा, बिल्कुल एक साधारण टूटे हुए पत्थर की तरह। कोई रिएक्शन नहीं। तो यह वास्तव में वह नहीं है, एम्प्रेस ने कहा। फेंक की आंखें बहुत जटिल थीं। राहत, निराशा और डर का एक संकेत दिखाते हुए वह घूमी और उसकी आंखें किलर इंटेंट से भर गईं। जंगलों की तलाशी लो और उस हत्यारे को मेरे पास लाओ। रॉयल गार्ड्स और सेक्ट एल्डर्स जाग गए और हत्यारे की ओर उड़ गए। युन वेई ने अफरा तफरी को नजरअंदाज कर दिया और मेरे अजीब व्यवहार को ध्यान से देखा। उसकी ठंडी निगाहें मुझ पर टिकी थीं। उसने मेरे गिरने की मुद्रा देखी और उसकी आंखों में संदेह और गहरा हो गया। मेरे डाइव ने न केवल एम्प्रेस को बचाया बल्कि एक घातक वार को भी चकमा दे दिया। मैंने उसे सबसे लो की तरीके से बचाया। किसी को एक नौकर पर शक नहीं होगा। वे बस यही सोचते हैं कि मैं बहुत लकी था। लेकिन युन वेई से कुछ भी नहीं छिपता। किसी संकट में बेस्ट मूव ढूंढना बिल्कुल वही है जो उसने मुझे तब सिखाया था। मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। मैं बस एक डरे हुए बेवकूफ की तरह कांपता रहा। तुमने मुझे बचाकर अच्छा काम किया। आज से तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो। हर समय मेरे पास रहो। आप ऐसा नहीं कर सकती महामहिम। इस आदमी का बैकग्राउंड संदिग्ध है। क्या होगा अगर वह हत्यारे के साथ मिला हुआ है? मैं इस बात पर आपत्ति करती हूँ कि वह पूरी तरह से औसत और बेहद कमजोर है। वह महामहिम की रक्षा कैसे कर सकता है? चूंकि मैंने उसे पहले देखा था, इसीलिए मुझे उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। क्यों? वह मुझे भी पसंद आने लगा है। मैं उसे अपने साथ डीमन पैलेस ले जाऊंगी, पैरों की मालिश करने वाला गुलाम बनाने के लिए। उन्हें फिर से बहस करते सुनकर मुझे लगा कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। शाओ चोंग के शानदार विचार के कारण वे स्वॉर्ड सेंट की मौत की जांच करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे। तीनों पीछे की तरफ कैंप बनाएंगे। दिन में मैं एम्प्रेस के लिए काम करता हूँ, उसे सुरक्षित रखता हूँ। रात में मैं डीमन लॉर्ड लुओ किंग चेंग की सेवा करता हूँ। सुबह मैं मास्टर के आंगन को घंटों साफ करता हूँ। वे मेरे साथ एक साझा कर्मचारी की तरह व्यवहार करती हैं, 3 शिफ्टों में 24 घंटे काम करवाते हुए। और मैं पूरी कल्टीवेशन दुनिया का सबसे वांछित आदमी बन गया। हर कोई मुझे ईर्ष्या से देखता है। केवल मैं जानता हूँ कि मैंने बस 3 मौत के जालों में छलांग लगाई है। एम्प्रेस फेंग के लिए काम करने का पहला दिन मैं शांति का आनंद ले रहा था, लो प्रोफाइल रहने की कोशिश कर रहा था। लुओ किंग चेंग एक पत्थर का डिब्बा लेकर आई जो सुनने में बहुत प्यारा लग रहा था। फेंग, तुम बहुत मेहनत करती हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ब्लड सूप बनाया है। मैं लुओ किंग चेंग की चालों को अच्छी तरह जानता था। वह जिस खून की बात कर रही थी वह शायद किसी बेचारे से निकाला गया होगा। वह बिना किसी कारण के अच्छा व्यवहार कर रही थी। वह जरूर कुछ बुरा प्लान कर रही होगी। मुझे बताओ, तुम अब क्या योजना बना रही हो? हम अभी सहयोगी हैं। क्या एक लड़की अपनी दोस्त की परवाह नहीं कर सकती? लुओ किंग चेंग ने शालीनता से सूप का एक कटोरा डाला और फेंक को थमा दिया। लो, इसे आजमाओ, ये सुपर हेल्दी है। वह सूप खून जैसा लाल था, देखने में बहुत डरावना लग रहा था। फेंक ने कटोरे को घूरते हुए भौहें सिकोड़ी और उसे लेने से इनकार कर दिया। मैं दरवाजे के पास खड़ा था। मेरा दिल गले में आ गया था। ये चीज कोई रेगुलर सूप नहीं थी। ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग लव पोशन था। एक बार जब आप इसे पी लेते हैं, चाहे आपका जादू कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आप इच्छा से जल उठेंगे। अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते तो आप फट जाएंगे। लुओ किंग चेंग कितनी दुष्ट डायन है। फेंग को इस तरह नशा देने की कोशिश कर रही है। फेंग ने ठंडे संदेह से भरी आंखों से लुओ किंग चेंग की ओर देखा। लुओ किंग चेंग, ये सस्ती चालें चलना बंद करो। मेरे पास तुम्हारे खेल के लिए समय नहीं है। तुम ज्यादा सोच रही हो। मैं बस अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं किसी से तुम्हारे लिए इसे टेस्ट करवा दूंगी। लुओ किंग चेंग ने अचानक अपना सिर घुमाया और अपनी आंखें सीधे मुझ पर टिका दी। हे तुम्हारा नाम वांग एडनू है ना? यहाँ आओ और एम्प्रेस के लिए इस सूप का टेस्ट करो। मैंने अपनी तीखी निगाहें छिपाने के लिए नीचे देखा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। आपकी महामहिम लेडी डीमन लॉर्ड। लुओ किंग चेंग ने कटोरा मेरे चेहरे के सामने कर दिया। इसे अभी पियो। मैंने सूप के उस कटोरे को घूरते हुए महसूस किया कि यह जहर से भी बदतर था। क्या तुम पीने से बहुत डरे हुए हो? क्या तुम्हें लगता है कि इसमें जहर है या ऐसा ही कुछ? लुओ किंग चेंग ने फेंक
फेंक की ओर देखा। फेंक बेहद गुस्से में दिख रही थी। फेंक को नहीं लगा कि इसमें जहर है, उसे बस लुओ किंग चेंग के इरादों पर शक था और मैं उनके इस छोटे से खेल में एक मोहरा बन गया। मैंने कांपते हुए हाथ से हाथ बढ़ाया, ठीक कटोरे को छूने से पहले मैंने पूरी तरह से फिसलने का नाटक किया। ओह, मैं चिल्लाया और आगे की ओर गिर गया। ऐसा अभिनय किया जैसे मैंने अपना संतुलन पूरी तरह खो दिया हो। कटोरा लुओ किंग चेंग की उंगलियों से फिसल गया और वह बहुत स्मूथ लगा। लुओ किंग चेंग ने जल्दी से अपनी कलाई घुमाई और कटोरा उसके हाथ में बिल्कुल स्थिर रहा। मेरा सिर मेज के कोने से जोर से टकराया। मेरी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया और मुझे तारे दिखाई देने लगे। मुझे अपने माथे से गर्म तरल टपकता हुआ महसूस हुआ। फर्श पर लेटे हुए पूरी दुनिया ऐसी लग रही थी जैसे वह घूम रही हो। लुओ किंग चेंग ने फर्श पर मुझे बहुत ही संदिग्ध निगाहों से देखा। अम्मम, तुम वास्तव में काफी तेज हो। फेंग ने मेरे टपकते खून की ओर देखा। एक नौकर के लिए फिसलना सामान्य है, लेकिन समय बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही स्मूथ था। लुओ किंग चेंग ने कटोरा फिर से फेंग की ओर बढ़ाया। खैर, चूंकि वह इसे पीने से बहुत डरा हुआ है तो तुम्हें इसे खुद ही पीना होगा। फेंग अचानक एक बड़ी मुस्कान के साथ खिल उठी, पूरी तरह से दृढ़ दिख रही थी। ठीक है, ठीक है। उसने कटोरा उठाया और उसे पी लिया, जबकि लुओ किंग चेंग झटके में देखती रही। फेंग ने धीरे से खाली कटोरा नीचे रख दिया। स्वाद काफी अच्छा है। लुओ किंग चेंग ने फेंग के चेहरे को बहुत जोर से घूरकर देखा, पोषण के असर के किसी भी लक्षण की तलाश में, लेकिन फेंग हमेशा की तरह ठंडी और बॉस की तरह दिख रही थी, पूरी तरह से सामान्य। लुओ किंग चेंग ने अपना सिर घुमाया, फर्श पर मेरी ओर एक घातक सांप की तरह घूरते हुए। मेरा दिल पूरी तरह से डूब गया। ओह शिट! लुओ किंग चेंग ने मेरे सामने टेलीपोर्ट किया और मुझे एक हाथ से हवा में उठा लिया। उसने मेरे सिर के घाव को देखा जो बहुत तेजी से भर रहा था। तुम्हारा खून? अब मैं समझ गई। फेंग ने वह सूप पिया जो तुम्हारे खून के साथ मिल गया था, इसीलिए पोषण पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गया। मेरा खून सोर्ड सेंट जायन का खून है। भले ही इसे बंद कर दिया गया हो, लेकिन इसमें अभी भी एक मास्टर सोर्ड्समैन का शुद्ध कोर है। लुओ किंग चेंग ऐसा लग रही थी जैसे वह मुझे जान से मारने के लिए तैयार हो। उसने अपना दाहिना हाथ एक तेज पंजे में बदल लिया। तुम्हारे खून में कुछ अजीब है, मुझे देखने दो कि तुम असल में क्या हो। डार्क मैजिक उसकी उंगलियों पर जमा हो गया और उसने सीधे मेरे दिल पर वार किया। हवा में लटके हुए मेरा पूरा शरीर बस जम गया। वहीं रुक जाओ। सिल्विया अचानक स्टडी के दरवाजे पर दिखाई दी। इंटेंस ड्रैगन एनर्जी के साथ मिली एक बर्फीली सोर्ड ऑरा सीधे लुओ किंग चेंग की ओर बढ़ी। उस ताकत ने लुओ किंग चेंग को पूरी तरह से पीछे धकेल दिया, जिससे उसने मुझे छोड़ दिया और वह पीछे लड़खड़ा गई। ठंडी सोर्ड ऑरा और भयंकर ड्रैगन ऑरा आपस में टकराए। लुओ किंग चेंग को तुरंत पीछे हटना पड़ा। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? एक कचरे के टुकड़े के लिए मुझसे लड़ रही हो? वह अब मेरा रॉयल गार्ड है। उसे छूने का मतलब है मेरा रास्ता काटना। वह आदमी है जिसे मैं चाहती हूँ। वे तीनों स्टडी में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। तनाव बहुत ज्यादा था। मैं बिल्कुल बीच में फर्श पर था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी तूफान की आंख में हूँ। मुझे उनके संदेह को पूरी तरह से दूर करने के लिए एक योजना बनानी थी, वरना मैं जल्दी या देर से मारा जाऊंगा। मैं अचानक उठने के लिए संघर्ष करने लगा और मेज पर रखे खाने के डिब्बे की ओर भागा। उसे झपट लिया। जबकि सब हैरान दिख रहे थे, मैंने अपना सिर झुकाया और बचा हुआ सूप गटक लिया। लापरवाही से सारा बचा हुआ लव पोषण सीधे अपने मुंह में डाल लिया। मैंने खाली बॉक्स को जोर से फेंका और बेतहाशा अपना मुंह पोंछा। क्या तुम मरना चाहते हो? अपने अंदर की जलती हुई गर्मी से लड़ते हुए मैंने एक दयनीय मुस्कान दी। मेरी देवियों, कृपया लड़ना बंद करें। उसने वास्तव में इसे पी लिया। यह एक बहुत बड़ी डोज है, यहाँ तक कि एक प्राचीन जानवर भी मौके पर ही फट जाता, लेकिन मैं नहीं फटा। मेरा शरीर बस उबले हुए झींगे की तरह लाल हो गया। मेरी आंखों ने अपनी सारी स्पष्टता खो दी, केवल शुद्ध आदिम इच्छा रह गई। इन तीन आश्चर्यजनक सुंदरियों का सामना करते हुए पोषण का पूरा असर शुरू हो गया। तूफान आने ही वाला था। मैंने तीन महिलाओं एम्प्रेस फेंग, लुओ किंग चेंग और युन वेई शुई को तीव्रता से देखा। शांत परी लुओ किंग चेंग डरी नहीं थी, बल्कि वास्तव में उत्साहित दिख रही थी। दिलचस्प, यह बहुत दिलचस्प है। मुझे देखने दो कि एक नश्वर इस शक्ति के तहत क्या कर सकता है। फेंग ने गहरी भौहें सिकोड़ी और सहज रूप से एक कदम पीछे हट गई। उसका प्रोटेक्टिव ड्रैगन ऑरा भड़क उठा। युन वेई शुई की प्राचीन तलवार बजने लगी। वह साफ तौर पर मुझे मारना चाहती थी। अगर मैं उस पर झपटने की हिम्मत करता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे मार गिराती। मैंने अपने अंदर की जलती हुई वासना को दबाया। अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए अपनी आखिरी समझदारी का इस्तेमाल किया और स्टडी में सबसे मोटे सुनहरे खंभे पर निशाना साधा। मैंने अपना सिर सीधे उसमें दे मारा। मैंने अपनी बची हुई पूरी ताकत लगा दी। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी खोपड़ी फट गई हो। मेरी दृष्टि पूरी तरह से काली हो गई और मैं फर्श पर गिर गया, पूरी तरह से बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। जब मैं दोबारा जागा तो मैंने खुद को एक बड़े नरम बिस्तर पर पाया। बिस्तर के पास तीन लोग खड़े थे। वे फेंग, लुओ किंग चेंग और युन वेई शुई थे। मैंने बैठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन मेरा सिर फटने वाले दर्द से धड़क रहा था। मैंने अपने सिर को छुआ और पूरी उलझन में पूछा, मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? युन वेई शुई ने हाथ बढ़ाकर मुझे नीचे दबा दिया। हिलो मत, तुम्हारी खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई है और तुम्हारी आत्मा हिल गई है। तुम्हें आराम करने की जरूरत है।
है। नन्हे मूर्ख, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुमने कल फेंक के महल को लगभग गिरा ही दिया था। मैंने महामहिम का महल बर्बाद कर दिया। मेरा वो मतलब नहीं था। ओहो, कृपया मुझे क्षमा करें महामहिम, फेंग आखिरकार बोली। थोड़ी थकी हुई लग रही थी। बस बहुत हुआ, तुम भी एक पीड़ित हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, बस ठीक होने पर ध्यान दो। लुओ किंग चेंग अचानक पास झुकी, मुझे उत्सुकता से देख रही थी। तुम्हारा कमजोर शरीर आश्चर्यजनक रूप से सख्त है। उस पोषण की इतनी बड़ी डोज लेने के बाद भी बिना फटे तुमने बस खुद को नॉकआउट कर लिया। यह अच्छा है, यह एक वास्तविक चमत्कार है। खुद को साबित करने के लिए उस खंभे से टकराने के बाद मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई। फेंग ने मुझ पर घूरना बंद कर दिया और मेरे साथ एक असली गार्ड की तरह व्यवहार किया। कभी कभी जब वह कागजी कार्रवाई से थक जाती थी तो वह मुझे अपने कंधे की मालिश करने देती थी। अगर मैं बहुत जोर से या बहुत धीरे से रगड़ता तो वह तुरंत मुझ पर चिल्लाती, लेकिन इससे मुझे वास्तव में सहज महसूस होता था। लुओ किंग चेंग ने भी मेरा टेस्ट लेना बंद कर दिया। वह बस कभी कभी शब्दों से मुझे चिढ़ाती। शर्मिंदगी में मेरा चेहरा लाल होते हुए देखकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाती थी। वह वास्तव में मेरे साथ एक मजेदार खिलौने की तरह व्यवहार करती थी। जहाँ तक युनवेई शुई की बात है, उसने अभी भी मुझसे हर दिन अपना आंगन साफ करवाया, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे देखा उसमें एक कोमलता थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। कभी कभी वह बांस के जंगल में सितार बजाती थी। संगीत बहुत अकेला लगता था, अंतहीन लालसा से भरा हुआ। मुझे पता है कि वह चेनशिन को याद कर रही है और मैं वांग एर्नु बस थोड़ी दूर खड़ा रहता हूँ। चुपचाप गिरे हुए पत्तों को साफ करता हूँ, एक अच्छे श्रोता की भूमिका निभाता हूँ। उनकी जांच भी सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन सभी नतीजे एक ही बात की ओर इशारा करते हैं कि सोर्ड सेंट चेनशिन डीमन एम्परर के साथ ही मारा गया। शरीर और आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गए, कोई भी खामी नहीं मिल सकती। मुझे पता है कि वे धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार कर रही थीं कि चेनशिन मर चुका है। यह उनके लिए बहुत क्रूर था, लेकिन मेरे लिए पूरी तरह से राहत की बात थी। एक बार जब वे पूरी तरह से हार मान लेंगी और इस बीच बचाव की जगह को छोड़ देंगी तो वांग एर्नु के रूप में मेरे अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। हालांकि मैं बहुत भोला था। एक दिन मैं फेंग के आंगन में था। एक रॉयल गार्ड कैप्टन महल के बाहर से अंदर आया। महामहिम को रिपोर्ट कर रहा हूँ, हेवेंस फॉल में कुछ असामान्य हुआ। फेंग अचानक अपनी स्टडी में खड़ी हो गई। क्या बात है? हेवेंस फॉल के केंद्र में जहाँ सोर्ड गॉड ने खुद को उड़ा लिया था, अचानक एक विशाल स्पेस रिफ्ट दिखाई दिया। उसमें से बेहद शुद्ध एलियन डेमोनिक एनर्जी लीक हो रही है। फेंग का चेहरा बदल गया। कोई डीमन एम्परर के ऑरा की नकल कर रहा है ताकि उन तीनों को वहां बुलाया जा सके। किसमें एक साथ तीन सबसे ताकतवर महिलाओं के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत होगी? अनगिनत विचार मेरे दिमाग में कौंध गए और अंत में एक संदिग्ध पर टिक गए। फैंटम टेम्पल। फैंटम टेम्पल इतिहास में छिपा हुआ एक प्राचीन समूह है। वे बाहरी दुनिया के दुष्ट देवताओं की पूजा करते हैं। हमेशा दुष्ट देवता साम्राज्य बनाने के लिए पूरी दुनिया को उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं। जब मैं सोर्ड सेंट था, मैंने उनसे कई बार लड़ाई की थी, ये अच्छी तरह जानते हुए कि वे कितने अजीब और मजबूत हैं। वे डीमन एम्परर के उतरने के पीछे थे। मैंने अपनी मौत का नाटक आंशिक रूप से फेंक और अन्य लोगों को छोड़ने के लिए किया था और आंशिक रूप से इस फैंटम टेम्पल की पूरी तरह से जांच करने के लिए छाया में छिपने के लिए किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे पहले कि मैं कोई कदम उठा पाता वे खुद ही सामने आ गए, और वह भी इतने बड़े सेटअप के साथ। नहीं, फेंक और अन्य खतरे में हैं। चूंकि फैंटम टेम्पल ने यह जाल बिछाने की हिम्मत की है तो वे पूरी तरह से तैयार होंगे। मैं चिंता से जल रहा था, फिर एक गहरी सांस ली। मेरी आंखें दृढ़ हो गईं। मैं आज छिपना बंद कर रहा हूँ। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उस जगह से गायब हो गया। अगले ही पल मैं चिंग फोंग सेक्ट के पिछले पहाड़ में दिखाई दिया। अपनी टूटी हुई लकड़ी की झोपड़ी के अंदर मैंने बेडबोर्ड उठाया और गुप्त डिब्बे से एक धूल भरा लकड़ी का बॉक्स निकाला। बॉक्स खोलते ही एक टूटी हुई तलवार चुपचाप अंदर पड़ी थी। यह मेरी लाइफ सोर्ड अनअटेंटेड के अवशेष थे। उस सेल्फ एक्सप्लोजन के दौरान मैंने इसकी स्पिरिट का एक अंश रखने के लिए गुप्त कला का उपयोग किया था और अब तक इसे पोषित किया था। मैंने हाथ बढ़ाकर म्यान पकड़ लिया। पुराने दोस्त, यह हमारी वापसी का समय है। जैसे ही मेरी आवाज निकली, मैंने अपने अंदर की टर्टल ब्रीथ तकनीक को अनलॉक कर दिया। पूरे 1 साल तक दबाया गया एक ऑरा, सोर्ड सेंट का भयानक ऑरा फूट पड़ा। हेवेंस फॉल, पूर्व युद्ध क्षेत्र, अब एक मृत झुलसी हुई धरती है। जमीन के केंद्र में एक विशाल स्पेस रिफ्ट लगातार डार्क डेमोनिक एनर्जी उगल रहा था। फैंग, लुओ किंग चेंग और युनवेई शुई हवा में मंडरा रहे थे, गंभीर रूप से रिफ्ट को घूर रहे थे। डेमोनिक एनर्जी बहुत शुद्ध है। यह वास्तव में डीमन एम्परर का ओरा है, लेकिन उसे अब तक पूरी तरह से मर जाना चाहिए था। फेंग ने अनुमान लगाया, शायद ये उसकी बैकअप योजनाओं में से एक है या उसका उत्तराधिकारी। युनवेई शुई ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ में तलवार थामे हुए सतर्कता से चारों ओर देख रही थी। चाहे वह कुछ भी हो, चूंकि हम यहाँ हैं तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं। लुओ किंग चेंग साहसी और कुशल थी। यह कहकर वह रिफ्ट में घुसने ही वाली थी। युनवेई शुई ने उसे रोक लिया।
लिया। रुको, कुछ गड़बड़ है। यह डेमोनिक एनर्जी बहुत स्थिर है। अगर यह एक वास्तविक स्पेस रिफ्ट होती तो एनर्जी का निकलना अस्थिर होना चाहिए था, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता। लेकिन इसकी गति और घनत्व को देखो। जब से हम आए हैं यह बिल्कुल नहीं बदला है, जैसे कोई इसे फॉर्मेशन के साथ बिल्कुल सटीकता से नियंत्रित कर रहा हो, उसके शब्दों ने याद दिलाया। फेंग और लुओ किंग चेंग ने भी इस मुद्दे पर ध्यान दिया। फेंग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। स्पिरिचुअल पावर चुपचाप उसकी उंगलियों पर जमा हो रही थी। लुओ किंग चेंग की आंखें ठंडी हो गईं। उसका इमोर्टल ऑरा पहले से ही एक ठोस ढाल बना रहा था। उनके नीचे की झुलसी हुई धरती जगमगा उठी। अंतहीन खून जैसी लाल रेखाओं ने एक विशाल अजीब जादुई घेरा बनाया जो पूरी गिरी हुई भूमि को कवर कर रहा था। उसी समय उनके चारों ओर 32 डार्क रोब पहने हुए मास्टर्स दिखाई दिए। उनमें से एक भारी आवाज आई, नीदर गॉड एरे में आपका स्वागत है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। फेंग ने उसे पहचान लिया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यह तुम हो, डार्क लॉर्ड याकोंग चोंग। याकोंग मुस्कुराया और झुक गया। ये मैं ही हूँ महामहिम, आप कैसी हैं? फेंग गुस्से में चिल्लाई। गोल्डन ड्रैगन एनर्जी फूट पड़ी, एक विशाल सुनहरे ड्रैगन में बदल गई जो याकोंग की ओर दहाड़ते हुए बढ़ा। इस नीदर गॉड एरे में यह बेकार है। आपकी शक्ति ड्रेन हो जाएगी और कन्वर्ट होगी, जबकि हमारी शक्ति बढ़ती रहेगी। आप बस कत्ल होने के लिए मेमने हैं। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सुनहरा ड्रैगन एक अदृश्य ब्लड बैरियर से टकराया और एक चीख निकालते हुए पूरी तरह बिखर गया। फेंग पीली पड़ गई। उसे अपनी जादुई ऊर्जा का प्रवाह रुकता हुआ महसूस हुआ। लुओ किंग चेंग और युन वेई शुई ने भी वही दबाव महसूस किया। याकोंग चोंग तिरस्कार से भरी आवाजों में बोला, चेनशिन, उस बेवकूफ ने एक डेमन किंग को मारने की कोशिश की, लेकिन अंत में खुद को ही मार लिया। वह नहीं जानता था कि डेमन किंग मेरे मास्टर का सिर्फ एक अदना नौकर था। अगर वह मरा नहीं होता तो आज चीजें अलग हो सकती थीं। बहुत बुरा हुआ कि वह मर गया। आज का युग हमारे डार्क टेम्पल द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। याकोंग चोंग ने पागलों की तरह हंसते हुए अपने हाथ उठाए। 32 रोब पहने हुए आदमियों ने एक डार्क मंत्र पढ़ा। एरे ने आसमान में खूनी रोशनी छोड़ी, जिससे एक विशाल खूनी पिंजरा बन गया जो धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। चारों तरफ से भयानक दबाव पड़ने लगा। जैसे ही तीनों महिलाओं ने खुद को असहाय महसूस किया, आसमान से अचानक एक साफ सोर्ड क्राई गूंजी। याकोंग ने अचानक हंसना बंद कर दिया। उसने आसमान की ओर देखा। खून जैसे लाल आसमान के ऊपर एक सफेद सोर्ड लाइट उल्का की तरह गिरी। रोशनी पहले सिर्फ एक चिंगारी थी, फिर जल्दी ही एक विशाल सोर्ड ओरा में बदल गई। जहां से भी वह ओरा गुजरा, ब्लड बैरियर कागज की तरह था, आसानी से एक बड़े गैप में फट गया। सोर्ड लाइट आखिरकार केंद्र में उतरी, धूल के बादल उड़ाते हुए। जैसे ही धूल साफ हुई, एक टूटी हुई तलवार पकड़े हुए एक परिचित लेकिन अजीब फिगर वहां चुपचाप खड़ी थी। तीनों महिलाएं दंग रह गईं। उन्होंने उस फिगर को देखा, उस परिचित टूटी हुई तलवार को देखा और उन साफ आंखों को देखा। उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। मेरी आवाज शांत और ठंडी थी, फिर भी निर्विवाद अधिकार से भरी थी। किसने तुम्हें मेरे लोगों को छूने की हिम्मत दी? फेंग और लुओ किंग चेंग की आवाजें खुशी और अविश्वास से भरी थी। चेनशिन, ये वही है, ये सच में वही है। युन वेई शुई ने बात नहीं की, लेकिन उसके तलवार वाले हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। याकोंग चोंग पहली बार अलग लग रहा था। चेनशिन, असंभव है, तुम्हारी आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई थी। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। मैंने हल्के से कहा, तुमने वही देखा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। मैंने अब उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि अपना सिर घुमाया, रोती और हंसती हुई तीनों महिलाओं की ओर देखा। मैंने अपने दिल में बेबसी से आह भरी, पीछे हट जाओ और दूर रहो, अपने ऊपर खून मत लगने दो। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन यह एक पूर्ण आदेश था। आमतौर पर हुक्म चलाने वाली तीनों रानियां अब आज्ञाकारी छोटी लड़कियों की तरह व्यवहार कर रही थीं। बिना एक शब्द कहे पीछे हट गईं, मेरी लड़ाई के लिए जगह बनाते हुए। चालें चलना बंद करो। तो क्या हुआ अगर तुम मरे नहीं हो? तुम बिल्कुल अकेले हो और मेरे पास यहाँ 32 मास्टर्स हैं और साथ में नीदर गॉड एरे भी। आज तुम्हारा असली अंत है। मैं मुस्कुराया और अपनी टूटी हुई तलवार उठाई, उसे आसमान की ओर किया। मेरे पास एक तलवार है जो पहाड़ों को हिला सकती है और आसमान को चीर सकती है, लेकिन आज मैं इसका इस्तेमाल राक्षसों को मारने के लिए करूंगा। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने बस अपनी तलवार आगे की ओर घुमा दी। वह पागलों की तरह दहाड़ा। पूरा अबिसल गॉड एरे तेजी से सिकुड़ने लगा। अंतहीन ब्लड मैजिक सीधे उसके शरीर में समा गया। एक पल में वह एक सुंदर लड़के से एक 100 फुट ऊंचे भयानक राक्षस में बदल गया। परे से इस दैवीय शक्ति को महसूस करो। मैं पहले के किसी भी डेमन एम्परर से ज्यादा मजबूत हूँ। तुम मुझसे लड़ भी कैसे सकते हो? मैं बस मुस्कुराया और अपनी टूटी हुई तलवार फिर से उठाई। ध्यान से देखो, इस स्ट्राइक को वॉइड कहा जाता है, जो मेरी तलवार की नोक पर केंद्रित है। हमारी आंखों के ठीक सामने एक काला बिंदु दिखाई दिया। यह तेजी से फैला, एक घूमते हुए ब्लैक होल में बदल गया, जो पागलपन भरी ताकत के साथ सब कुछ अंदर खींच रहा था। जैसे ही नाइटशेड पास आया, उसे चुपचाप निगल लिया गया और टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। बुनियादी धूल में
में बदलकर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सीधे वॉइड में खिंच गया। उसकी मौत के साथ ही अबिसल गॉड एरे ने अपना कोर खो दिया और पूरी तरह से बिखर गया। वादे की भूमि के ऊपर का खूनी आसमान फीका पड़ गया। सूरज की रोशनी एक बार फिर झुलसी हुई धरती पर पड़ी। मैंने अपनी टूटी हुई तलवार दूर रख दी और ब्लैक होल उसके साथ गायब हो गया। लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि 3 गर्म में मीठी खुशबुएं मुझे चारों तरफ से पूरी तरह घेर चुकी थीं। एम्प्रेस फेंग सबसे पहले मुझ पर झपटी। अपने शाही गर्व को नजरअंदाज करते हुए उसने मुझे कसकर गले लगा लिया, अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। तुम कमीने, तुम मरे क्यों नहीं? क्या तुम्हें पता है कि पिछले 1 साल में मुझ पर क्या गुजरी? रोते हुए वह मेरी छाती पर मुक्के मारती रही। फिर लुओ किंग चेंग भी अंदर घुस आई, पीछे से मेरी कमर पकड़ ली। उसकी आवाज आंसू भरी और फ्लर्टी थी। तुम दिल तोड़ने वाले, तुमने मुझे इतनी बुरी तरह मूर्ख बनाया, तुम इसकी भरपाई कैसे करने वाले हो? आखिरी मास्टर स्नो थी। वह दूसरों की तरह मुझ पर नहीं कूदी, बस चुपचाप वहां खड़ी रही। उसकी खूबसूरत आंखें लाल थीं, आंसू चुपचाप गिर रहे थे। मैंने उसे देखा, मेरी आवाज थोड़ी सूखी थी। मास्टर मास्टर स्नो ने बात नहीं की, बस अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और मेरे गाल को छुआ, जैसे यह पक्का कर रही हो कि यह कोई सपना नहीं था। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, आंसुओं से गर्म थीं। उसने वजह कम कर लिया था। मेरा दिल दुखने लगा, लगभग मुझे भी रुला दिया। माफ कीजिए। उन शब्दों को सुनकर एम्प्रेस फेंग और भी जोर से रोने लगी। लुओ किंग चेंग ने मुझे और कसकर गले लगा लिया और मास्टर स्नो के आंसू और तेज गिरने लगे। 3 रोती हुई भव्य महिलाओं द्वारा पकड़ा जाना हर लड़के का अंतिम सपना होना चाहिए, लेकिन मैं बस पूरी तरह से घबराया हुआ और किनारे पर महसूस कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि खुशी और आंसुओं के बाद कड़ी पूछताछ आएगी। निश्चित रूप से थोड़ी देर रोने के बाद एम्प्रेस फेंग ने आखिरकार ऊपर देखा। उसने अपने आंसू पोंछे अपना शाही वाइब वापस पा लिया। मुझे बताओ, यहां क्या हो रहा है? हमें मूर्ख बनाने के लिए अपनी मौत का नाटक क्यों किया? लुओ किंग चेंग ने भी छोड़ दिया, मेरा सामना करने के लिए घूमी और बाहें बांधकर घूरने लगी। हाँ, मैं भी उत्सुक हूं। हमारे महान सोर्ड सेंट ने अपनी मौत का नाटक किया। हमारे साथ रहने के बजाय क्या हमने तुम्हारे साथ काफी अच्छा व्यवहार नहीं किया? मास्टर स्नो ने भी दुख और उलझन भरी आंखों से मेरी ओर देखा। मुझे एक कारण दो, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी। जब मैंने यह कहा तो सन्नाटा छा गया। उन्होंने मुझे बहुत ही मिली-जुली भावनाओं के साथ देखा, गलत महसूस करते हुए, कड़वे और गुस्से में, लेकिन ज्यादातर एहसास और दया के साथ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका तथाकथित प्यार वास्तव में मेरे लिए एक बोझ था। काफी देर बाद लुओ किंग चेंग ने सबसे पहले खामोशी तोड़ी। उसने आह भरी, मेरे पास आई और मेरा बिखरा हुआ कॉलर ठीक किया। तुम डमी, बस एक टोटल तलवार के दीवाने डमी, क्या तुम हमें बता नहीं सकते थे? क्या तुम्हें सच में ऐसा करना पड़ा? एम्प्रेस फेंग ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके बजाय बस एक आह निकली। अचानक उन्हें इतना समझदार देखकर मैंने बिल्कुल भी राहत महसूस नहीं की। मुझे और भी शक होने लगा। निश्चित रूप से लुओ किंग चेंग मुस्कुराई और बोली, लेकिन हम इस नकली मौत को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। तुम्हें मुझे हर रात सोते समय कहानियां सुनानी होंगी। बिल्कुल नहीं, वह अब मेरा रॉयल गार्ड है, इसलिए वह शाही महल का है। मेरे बेडरूम के बगल में एक साइड हॉल है जो उसके लिए परफेक्ट है। क्यों? उसने मेरा लव पोषण पिया, तो वह अब मेरा आदमी है, वह मेरा शिष्य है। मैंने उन 3 महिलाओं को देखा जिनसे मैं प्यार और नफरत करता था। फिर दूर खंडहरों की ओर देखा और पहाड़ियों पर छिपे हुए कांपते शिष्यों को देखा। पहले जैसा कभी नहीं हुआ था, वैसा पूरी तरह असहाय महसूस किया। मैं महान सोर्ड सेंट हूं। मैंने अभी अभी फैंटम लॉर्ड को मारा और पूरी दुनिया को बचाया, लेकिन अभी मैं बस फिर से मरना चाहता हूं। मैंने कमजोरी से अपना हाथ उठाया। क्या मैं पहले लकड़ी की झोपड़ी में अपना बेड रोल पैक कर सकता हूं? तीनों महिलाओं ने एक साथ अपना सिर घुमाया और मुझ पर एक साथ चिल्लाईं। बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, हार मान ली और एक लंबी अविलंबी आह भरी। बिली बॉब की ठंडी और आसान जिंदगी हमेशा के लिए चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी, और मेरी असली परेशानियां शायद अभी शुरू हुई हैं।